Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. Friends, सफलता पाना और सफल लोगों से मिलना, लोगों को सफलता पाते देखना मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था और उसी कड़ी में मैं न केवल सफल लोगों से मिलती जा रही हूँ, आप लोगों को सफल लोगों से मिलने का मौका देती हूँ। उनकी प्रेरणादायक सफलता की कहानी, उनकी असफलता की कहानी आपके सामने इस लेजेंडरी पावर टॉक के थ्रू लाया करती हूँ। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ आपको एक सच्ची कहानी। दोस्तों, एक महिला जिनका नाम लता भगवान करे। फ्रेंड्स, 60s में 63-ईयर-ओल्ड लेडी, एक गरीब परिवार से, दूसरों के खेतों में काम करने वाली महिला, पूरा परिवार गरीब, हर कोई इसी तरीके से फील्ड वर्कर बन करके किसी तरीके से 50 रुपये 100 रुपया रोज का कमाया करते थे और घर चला करता था। ऐसे में उनके हस्बैंड की, भगवान जी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर्स ने कहा एमआरआई कराओ, ऑपरेशन कराना पड़ेगा और पूरे परिवार के पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए। वो अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगने लगी तो एक रिश्तेदार ने सजेस्ट किया कि बारामती में मैराथन होने वाली है 3 किलोमीटर की, और उसकी जो धनराशि है वो इतनी है कि अगर तुम वो धनराशि जीत लो तो तुम डेफिनेटली अपने हस्बैंड का इलाज करा सकते हो। दोस्तों, वो 63 साल की महिला ने न जाने कैसे उनके दिल में ये बात आई, फैसला किया कि मैं ये मैराथन रन करूंगी, इसको जीतूंगी और इसके पैसे से अपने हस्बैंड का इलाज कराऊंगी। उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया, प्रैक्टिस करने लगी, सारा गांव उनका मजाक बनाने लगा और सब जने कहने लगे कि 63 साल की उम्र में कोई मैराथन भागी जाती है, कोई जना भागता है, कोई जना भागना सीखता है। सब तरीके से लोग उन्हें हतोत्साहित कर रहे थे, पर उनके पास एक बहुत बड़ा रीज़न था और वो रीज़न था भगवान जी का इलाज करा पाना। उन्होंने उस रीज़न को इतना बड़ा बना लिया कि उनके सारे कारण पीछे छूट गए। और दोस्तों, जब वो मैराथन में रन करने लगी, साड़ी पहनी हुई थी, लंबी सी साड़ी, नंगे पैर, जब वो महिला उस मैराथन में दौड़ने के लिए पहुंची, सब जने कह रहे थे यहाँ क्यों आई हैं। लोगों को नहीं पता था कि बाहर से हम क्या हैं, हमारी परिस्थिति क्या है वो मायने नहीं रखती है, हमारी मन स्थिति क्या है वो मायने रखती है। दोस्तों, वो भागी और ऐसे भागी कि जीती, वो राशि जीती, अपने हस्बैंड का इलाज कराया और उसके बाद एक के बाद एक हर मैराथन जो बारामती में हुआ करती थी, हर उस धनराशि को सिर्फ एक व्यक्ति पाता चला गया जिनका नाम है लता भगवान करे। दोस्तों, अगर जैसा कि उनका नाम बताता है लता भगवान करे, भी सोच सकती थी कि जैसा भगवान करे, जैसा भगवान रखे, जैसे जिसमें भगवान राजी, पर उन्होंने 63 साल की उम्र में फैसला करके ज़िंदगी बदल ली। उसके बाद तो उन्हें एक उन पर मूवी बनी जिसमें वो खुद हीरोइन बन करके आई और उनकी ज़िंदगी से पैसे का अभाव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला किया था अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए कुछ भी कर लेने का। कोई उम्र मायने नहीं रखती, कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती। जब व्यक्ति फैसला कर लेता है, कमिटमेंट कर लेता है, तो वो कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है और ऐसा ही कमिटमेंट आज के हमारे लेजेंडरी लीडर ने किया था। लता भगवान करे 63 साल की उम्र में भागी थी और हमारे राजेश गुप्ता जी ने ये फैसला 6 साल की उम्र में किया था। उस समय जब उनके घर में, उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, उनके गांव में कोई पढ़ता नहीं था, उस समय राजेश जी ने अपने परिवार को और अपने आप को बेहतर बनाने का फैसला किया। तो वो फैसला आज उन्हें इस 1 CR आज़ादी क्लब की हॉट सीट तक लेकर के आया है। हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं राजेश गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर और 1 CR आज़ादी क्लब डेलीगेट राजेश गुप्ता जी, मनीषा गुप्ता जी। जोरदार तालियां, जोरदार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करती हूं और बहुत खुश हूं मैं आज आपको अपने सामने इस हॉट सीट पर पा करके। स्वागत है आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब से मैम आपको मैं देखी हूँ, मैं आपकी फैन बन गई हूँ। आप मेरी इंस्पिरेशन हो मैम, आप मेरी रोल मॉडल हो और आज इस सेशन में आपने हमें बुलाया। इट्स रियली ड्रीम कम्स ट्रू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमें मौका मिला है हिंदुस्तान की टॉप रिचेस्ट लेजेंडरी लेडी, डायरेक्ट सेलिंग की टॉप अर्नर, हम सब की गुरु माँ, ऑल ओवर इंडिया मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के साथ में बात करने का। और मैम, आपको कहना चाहूंगा कि आपके अंदर में सारी शक्तियां हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी,
और शक्ति की देवी दुर्गा और तीनों को संभालें तो आदि शक्ति बनती है। तो हम लोगों के नजरों में मैम आप एक आदि शक्ति हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने इस कोरोना पीरियड में, इस मुश्किल घड़ी में आपने ऑल ओवर इंडिया की टीम को आपने संभाला है, 40 लाख से ज्यादा मोदी केरियन कंसल्टेंट को आपने जिस तरीके से नर्चर कर रही है, इंपावर कर रही है, आने वाले कल में जीवीडी की लाइन लगने वाली है। थैंक यू वेरी मच मैम। माय गॉड, आप लोगों की एक तरफ सफलता मुझे बहुत आंदोलित करती है, मुझे बहुत हर्षित करती है, और दूसरी तरफ ये जो आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये आप दोनों के दोनों जितने सॉफ्ट हो, जितने हम्बल हो, मुझे आपका ये वर्च्यू बहुत पसंद है। और मैं बहुत खुश हूँ दुनिया के सामने आज आपकी कहानी रख करके। और सबसे बड़ी बात जो मुझे फर्स्ट हैंड सुनने को मिलता है ना, जब मैं आपसे बातें करती हूँ, आप लोग जो बातें करते हो, जो बताते हो, अपनी जो सफलता, अपनी असफलता के बारे में बताया करते हो, मैं अपने आप को इतना एनरिच फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप सबसे बात कर करके मैं और रईस होती चली जाती हूँ। तो इस एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं, दुनिया को सुनाते हैं आपकी शून्य से शिखर तक जाने की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है, आज की कहानी बहुत मन भावनी है, बहुत प्रेरणादायक हो सकती है, क्योंकि ये जो सफलता जिन्होंने अर्जित करी है, किन्होंने अर्जित करी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस कुछ बहुत सारी दिल की बातें करेंगे, पर सबसे पहले तो हमें आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। जी, ऐसे गांव में हुआ जहां पे सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थी, और वहां पे हमारे पिताजी साइकिल पे साड़ियां बेचा करते थे, फेरी करते थे घूम घूम करके। और सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं, उस गांव में लगभग 80% लोग इसी प्रकार का काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब गांव था। फिर कुछ सालों बाद हमारे पिताजी जीविकोपार्जन करने के लिए वहां से 300-400 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पे अररिया चले गए, और हम लोग अपने भाई बहन मम्मी के साथ में अपने नानी के घर चले गए। और जहां हमारा नानी के घर था, वहां एक टापू था, चारों बगल वहां पे सालों भर पानी होता है, और उस गांव में भी बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं। लेकिन मैम हमें पढ़ने का बहुत शौक था, मैं पढ़ना चाहता था। तो वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक मार्केट था, और वहां पे एक स्कूल था। तो मैं उस गांव का अकेला लड़का था जो नाव पे चढ़ करके, और मैं स्कूल जाया करता था, 4-5 किलोमीटर सफर तय करके जाना आना, और मैं इस तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था। कुछ सालों बाद फिर हमारे पापा हम सारे लोगों को लेके चले गए अपने पास, अररिया लेके चले गए जहाँ रहते थे वो। और वहां पे मैंने जाकर के देखा वहां पे कि एक 100 रुपया महीने की किराए की एक झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ पे नीचे में मिट्टी थी, ऊपर में हमें प्लास्टिक लगा करके रहना पड़ता था। बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, तो हमें रात भर उस पानी को फेंकना पड़ता था। इस तरीके से हमारी जिंदगी थी। तो वहां पे हमने देखा कि हमारे अगल बगल में कुछ लोग रहते हैं जो पक्के के घर में रहते हैं, जिनके पास में स्कूटी होती है, बाइक होती है, और जिनके बच्चे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्कूल जाते हैं। तो हमने अपने मम्मी से, पापा से पूछा कि उन लोगों के पास में स्कूटी है, बाइक है, अच्छे घर में रहते हैं, हम लोगों के पास में क्यों नहीं है? तो हमारे मम्मी पापा ने कहा कि वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग अमीर हैं, और इसलिए उनके पास में है। जब मैं कभी देखता था हवाई जहाज को उड़ते हुए, तो मम्मी से पूछा करता था उसमें कौन लोग चलते हैं, तो बोलते थे उसमें बड़े लोग चलते हैं, अमीर लोग चलते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में एक बीज आ गया कि मुझे भी आगे चल के अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, कामयाब इंसान बनना है। और मैं पढ़ाई में दिल लगा के और पढ़ना शुरू किया। फिर हमारे फैमिली में क्या होता है मैम, जब कोई लड़का साइकिल चलाना सीख जाता है ना, तो उन्हें फिर उस प्रोफेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे फादर ने कहा कि 7 लोगों का परिवार हमारा, 2 भाई 3 बहन, माता पिता 5-7 लोग, बोले कि दोनों आदमी मिलकर के यदि बेटा काम करेंगे, फेरी करेंगे, तो हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे और हमारी जिंदगी अच्छी होगी। तो हमने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं ये काम नहीं कर सकता, और मैं उस कड़ी को तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी गरीब हैं, लेकिन हम अपने भाई बहन को गरीबी की जिंदगी में दलदल में नहीं रखना चाहते। हम अपने भाई बहन को अच्छा एजुकेशन देना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। तो हमने वहीं से शुरुआत किया।
ट्यूशन पढ़ाने का सफर हमने शुरुआत किया और वहां से हम 400-500 रुपया हम ट्यूशन से अर्न करने लगे और इस तरीके से हमने 10th पास आउट किया उस शहर से। और फिर मैं आगे पढ़ाई करने के लिए मैं पटना, मेरा ड्रीम था मुझे पटना में पढ़ने का, राजधानी हमारे स्टेट का है, लेकिन पटना में पढ़ने के लिए 1500 रुपया महीने चाहिए था और 1500 रुपया महीने हमारे पास में नहीं था कि हम पटना में पढ़ाई करते। तो मैं बगल के शहर में कटिहार चला गया और कटिहार में 150 रुपया महीने 150 रुपीज का एक लॉज में मैं रहने लगा और वहां पे मैंने कुछ और ट्यूशन पकड़ा, कुछ दोस्ती भी ट्यूशन पकड़ा और हमने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया और इस तरीके से 2001 में मैंने 10+2 पास आउट किया। तो ये हमारी बैक स्टोरी में। क्या मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से बिहार के एक छोटे से जगह से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा एक छोटा सा दुकान करते हैं। उनका एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और हम 4 भाई बहन थे, सबसे बड़े मैं ही थी और उन्होंने एजुकेशन भी मुझे अच्छी तरह से दिया। सेंट जोसेफ से मैंने 10th पास आउट किया। उसके बाद मेरे पापा को थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस आ गया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। माय गॉड मतलब रोए खड़े हो गए आप दोनों की का बैकग्राउंड सुन करके। और जो आज आप हो, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस शिखर पर आप हो, किस शून्य से उठ के आए हो, बल्कि शून्य भी शायद सही शब्द नहीं है, पाताल में से उठ करके आए हो। वो झुग्गी, वो झोंपड़ी, वो वहाँ के लोग, उनकी जो सीमित सोच होती है या वो जो सफलता से जो उनको डर लगता है या वो जो भगवान या अल्लाह या गॉड पे अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने फैसला कर लिया कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो पूरे गांव से, पूरे परिवार की परंपराओं से भी ऊपर उठ करके, चाहे पढ़ा करके पढ़े, अपने आप बच्चा एक सेल्फ मेड बनने का जब फैसला कर लेता है, बड़ा कुछ करने का, और जब बड़ा करने का फैसला करते हो, उसका जो बेस होता है वो फैमिली के लिए कुछ करना होता है ना। अपने अपनों का प्यार किसी भी इरादे में जब छुपा होता है तो इंसान आप जितना ही बड़ा हो जाता है। मेरा सलाम है आपको, दिस इज़ रियली अमेजिंग। पर मैं जानना चाहूँगी कि जो आप हो, मतलब अगर आप बताते नहीं तो कोई बता नहीं सकता था कि आप झुग्गी झोंपड़ी से उठ करके आए हो। ये आपकी जो पर्सनैलिटी बनी, जो ये पर्सोना बना, ये जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, ये क्या अनुभव थे आपकी ज़िंदगी के जो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, ये बना पाए? प्लीज़ थोड़े शेयर कीजिए। मैम, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तो संडे के दिन मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, क्रिश्चियंस दोस्त था हमारा, और उनके यहाँ प्रे चल रहा था। तो प्रे में एक आवाज गूंजी कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक दे के तो देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। तो हमने अपने फ्रेंड्स के फादर से पूछा कि क्या ये जो आवाज आई है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? तो उन्होंने कहा ये तो प्रभु का संदेश है, यीशु मसीह का संदेश है और निश्चित रूप से इसमें सच्चाई है। और हमने कई बार उसको रिपीट करके सुना और मुझे लगने लगा कि यदि ये यीशु मसीह कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक देखो तो देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। और मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। और एक बार मैं सचिन तेंदुलकर की उसी बीच में 10th में मैं था जब था तो स्टोरी पढ़ा। उन्होंने अपनी एक स्टोरी में लाइन लिखा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, चाहत हो तो हालात मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली जिन्हें खुद एहसास न हो बदलने की। और वहां से हमने टान लिया कि हमने सोचा कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इंसान बदलने को तैयार हो तो बदलाव आने के लिए तैयार रहता है। तो मैं अपने बदलने का निर्णय ले लिया। और उसी बीच में एक और कुछ घटनाएं हुई कि जहां मैं रहता था, हमारे सोसाइटी के लोग या स्कूल में जो फ्रेंड्स सब थे, वहां पे थोड़ा मुझे इग्नोर करते थे। मेरी गरीबी की वजह से इग्नोर करते थे, मेरे शक्ल सूरत की वजह से भी इग्नोर करते थे, थोड़ा सा डार्क फेस को लेकर के, है ना, जो स्कूल सब में होता है, गर्ल्स बॉयज ये वो। तो हर लोगों का दिल तो अच्छा था, है ना, ऊपर से अच्छा नहीं था लेकिन दिल तो अच्छा था। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलती थी, लेकिन मैं उस रिजेक्शन पे ध्यान कभी नहीं देता था। गांधी जी का एक लाइन मुझे याद आता मैम, उन्होंने जब उन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन से उन्हें उतारा था और उनको तमाचा मारा था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था उन्होंने मन के अंदर में उसको जिंदा रखा और उन्होंने कहा था कि द बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ
इज मैसिव सक्सेस। तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि मैं इतना सक्सेस होकर के दिखाऊंगा कि दुनिया को जब पता चलेगा तो उनको तमाचा लगेगी। और दो चीजें मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, और अपने भाई बहन की जिंदगी को एक खूबसूरत और एक अच्छी जिंदगी बनाना है। और नो डाउट एक खूबसूरत बेहतरीन लड़की से मैं शादी भी करना चाहता था, ताकि लोगों को पता चले कि जिसे रिजेक्ट किया जा रहा है ना, तो वो साधारण नहीं है। अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। फिर एक बात बताइए, आपने जो एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करने का फैसला किया था, तो मनीषा जी आपने कैसे सेलेक्ट किया राजेश जी को? क्या कहानी है आप दोनों की शादी की? एक्चुअली मैम, जब पापा का हेल्थ चैलेंजेस आया तो उनको फैमिली के लिए एक गार्जियन चाहिए था। तो उन्होंने, सबसे बड़ी मैं ही थी, इसीलिए वो मेरी शादी का सोचने लगे। तो कहीं से उनको पता चला राजेश जी के बारे में, उन्होंने राजेश जी को बुलवाया। उन्होंने बस एक ही शर्त रखा कि हमको अपनी बेटी को पढ़ाना है, इसको पढ़ने का बहुत शौक है, और आप ये शर्त अगर पूरा कर सकते हैं तो आपको मनीषा से शादी कर दूंगा मैं। तो राजेश जी ने भी एक शर्त रखी, तो पापा आश्चर्य करने लगे, क्या शर्त है, क्या शर्त है। जब राजेश जी ने बताया कि मैं दहेज नहीं लूंगा और मैं शादी का जो भी खर्चा है मैं वो खर्चा करूंगा, और आपकी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा भी, तो इनका जो नेचर था, इनका जो अच्छापन था, परिवार को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने सोचा कि लड़का दिल से भी बहुत अच्छा है, और उन्होंने खुशी खुशी मेरी शादी इनसे कर दी। और इन्होंने जो पापा ने शर्त रखा था, इन्होंने पूरा किया। आज लास्ट ईयर ही मैं BBM कंप्लीट की हूँ, तो ये अपने शर्त पे कायम रहे। बहुत अच्छे इंसान है राजेश जी। अमेजिंग। पता है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बहुत बड़े विद्वान के सामने बैठी हूँ। उनका एक एक शब्द ज्ञान की बात कर रहा है, एक एक शब्द ज्ञान से भरा हुआ है। और ये कोई ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये उनको ज़िंदगी ने ज्ञान दिया है। एक तरफ वो व्यक्ति जो थोड़ा काला है, जिसकी सूरत को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पर वो सीरत पर फोकस कर देता है। वो जो उसकी कमी है, उस कमी पे ध्यान नहीं दे करके जो अच्छाई वो पा सकता है, उस अच्छाई में लग जाता है, अच्छा इंसान बनता है। और ये जो बिना दहेज लिए शादी करने की बात, ये सारे शादी का खर्चा खुद करने की बात, ये जो अच्छाई थी ना, वो उनकी हर कमी पर हावी होती चली गई। और इसीलिए उन्होंने आप जैसी खूबसूरत लड़की का दिल जीता, आप जैसी खूबसूरत लड़की का हाथ जीता। ये बहुत बहुत ख़ास बात है। ये इन्हें, आप दोनों को इतना ख़ास बना रही है कि मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार दे सकती हूँ। पर एक बात बताइए, ये सब चल रहा था, ज़िंदगी करवट ले रही थी, आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? उससे पहले कि आपकी क्या प्रोफेशनल लाइफ थी, या क्या उस समय ज़िंदगी में चल रहा था? मैं प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हमारे डायरेक्ट सेलिंग से ही हुई। मेरा बचपन का दोस्त था, स्कूल का फ्रेंड था, और वो पढ़ने के लिए पटना चले आया। वो मुझे उस वक्त तो फोन हुआ नहीं करता था, मतलब हुआ था, मेरे पास नहीं हुआ करता था। तो हम अपने दोस्तों को संडे को पोस्टकार्ड लिखा करते थे, है ना। तो मेरा एक दोस्त था, वो हमें पोस्टकार्ड लिख करके हमें वो अप्रोच किया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उन्होंने मुझे पटना बुलाया। और पटना बुलाने के बाद उन्होंने एक बड़ा सेमिनार को हमें अटेंड कराया। वो एक अमेरिकन कंपनी का सेमिनार था डायरेक्ट सेलिंग का। और उसको जब मैंने देखा उस सेमिनार को, जब हमने वहां पे रिकॉग्निशन देखा, मान सम्मान देखा, लोगों को कामयाब होते देखा कि इस प्रोफेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS हर तरह के लोग हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा प्रोफेशन है जो जिंदगी बदल देगा, जहां पे एजुकेशन बेस्ड ये बिजनेस है। और हमने निर्णय लिया उस बिजनेस को करने का। लेकिन चैलेंज ये था कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं थे। तो मैं बैक गया, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए समथिंग 9,000 चाहिए था, और हमारे पास उतने पैसे हुआ नहीं करते थे। तो मैं अपने फादर को बोला कि कुछ पैसे मेरे पास में हैं, मैं अरेंज कर लूंगा, कुछ पैसे आप हमें अरेंज कर दीजिए। और मैंने फादर से कमिटमेंट किया कि मैं जिंदगी का आखिरी बार मैं मांगूंगा और कभी मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। उनके पास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, और उन्होंने कुछ अपने मित्रों से उन्होंने कुछ क्रेडिट लोन ले लिया, कर्ज पे ले लिया, इंटरेस्ट पे, और उन्होंने मुझे पैसा दिया। और उन्होंने कहा कि 3-4 महीने में तुम रिटर्न कर देना, चूंकि इंटरेस्ट पे लिया है। और इस तरीके से हमने इंटरेस्ट पे लेकर के हमने उस बिजनेस की शुरुआत किया। जब बिजनेस की शुरुआत किया,
उम्र में मैम मेरी 17 साल की थी। मैंने अपने पापा के नाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए 18 साल चाहिए होता है। तो मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मैं तेजी से सफलता मिलने लगा। मात्र 4 महीने में उस कंपनी में मैं सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। लेकिन सफलता तो तेजी से मिली, लेकिन मैच्योरिटी तो उतनी नहीं थी। कम उम्र में सफलता मिल जाता है तो थोड़ा सा एरोगेंस, ईगोपन भी आने लगता है, और उसके कारण से हम सेविंग भी नहीं कर पाए। और दूसरी चीजें क्या था कि उस प्लान के अंदर में बाद में मुझे एहसास हुआ कि शुरुआत में सफलता इसलिए मिली क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी को सेल कर रहे थे, प्लान को सेल कर रहे थे, सपने को सेल कर रहे थे अल्टीमेट। लेकिन जब बिजनेस स्टेबिलिटी की बारी आई, रीपरचेज की बारी आई, रिटेंशन रेट की आई, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने महंगे थे, और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता या जिस माहौल में हम लोग रहते थे वहां के लोग अफोर्डेबल नहीं थे। तो मुझे समझ में आया कि हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो रोजमर्रा के में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हो, अफोर्डेबल प्राइस हो, जो लोग अफोर्ड करें। तो उस बिजनेस को मैं कुछ सालों के बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हमारी जर्नी शुरुआत होती है। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई थी तब तक कि पैसा तो नेटवर्क में ही बनाया जा सकता है, और नेटवर्क की नशा भी हो गया। नेटवर्क का नशा चढ़ जाता तो फिर उतरता नहीं है। तो नेटवर्क का पावर मुझे समझ में आ गया था। फिर मेरी मुलाकात हुई 2007 में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी साहब थे, और उन्होंने मुझे एक आर नाम की बाइंड्री कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, और उस कंपनी को हमने स्टार्ट किया। और स्टार्ट जब किया तो वहां पे मेरी अच्छी सफलता मिलने लगी। लेकिन क्या हुआ कि जब हमें बड़ा पैसा कमाने की बारी आई, अब लगा कि अब यहाँ से हम बड़ा पैसा कमाएंगे, तो वो कंपनी भी बंद हो गई। तो बहुत धक्का लगा। एक कंपनी जहां पे फ्यूचर बहुत बढ़िया था लेकिन प्रेजेंट अच्छा नहीं था पहली कंपनी में। दूसरी कंपनी में गया तो जहां प्रेजेंट तो अच्छा था लेकिन वहां पे फ्यूचर अच्छा नहीं था, क्योंकि बाइंडिंग था, एक बायां एक दायां पैकेज बेस्ड प्लान था, तो वो लंबा नहीं चल पाया। और जितने पैसे कमाया फिर खर्च होते चले गए और वो कंपनी बंद हो गई। फिर बैक वहीं पे आ गया। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर तलाश करने लगा। लेकिन बदकिस्मती कहिए या जो भी कहिए मैम, मुझे एक स्कीम में ज्वाइन करने का मौका मिला, और वो उस समय तो लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि बड़ा पैसा दिखाया गया, लालच दिखाया गया और डेली का पे आउट दिखाया गया। वो स्पीक एशिया नाम की कंपनी थी, स्कीम थी, और उस कंपनी में ज्वाइन किया तो इनकम तो लाखों रुपए करने लगे डेली के। लेकिन 4-5 महीने में वो कंपनी बंद हो गई, और वो कंपनी जो बंद हुई मैम, वो तोड़ करके रख दिया पूरी तरीके से, क्योंकि जो कमाया था वो सारा उसी में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि जो पैसा हम कमाते लगा देते हैं कि फिर इसका रिटर्न आएगा, तो इसीलिए वो सारा पैसा भी लग गया, और अलग से भी लोन लिया वो भी चला गया। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि मार्केट में लोगों का पैसा लग गया, जिसके कारण से लोगों का जो भरोसा था एक डेंट लग गया। तो ये बहुत तरीके से तोड़ दिया। लेकिन थैंक करना चाहूंगा कि मुझे बुक पढ़ने की बहुत आदत थी। मैं हजारों बुक्स पढ़ रहा हूँ, और अपने जीवन में सबसे बेहतर दोस्त मैंने बनाया, अपने बुक्स को बनाया। और बुक्स ने मुझे हारने नहीं दिया। कहते ना, हार मान लेना गलत नहीं है, लेकिन मन से हार मान लेना ये बहुत ज्यादा गलत है। और एक मैंने शेर सुना था कि गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो मैं अपने आप को योद्धा मानता था, सवार मानता था, और फिर मैं यहाँ से उठने की प्रयास कर रहा था, और प्रयास किया भी। फिर थोड़े दिनों के लिए मैंने अपनी MLM कंपनी स्टार्ट की। दिल से सेटिस्फाइड तो नहीं था मैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि स्टेबिलिटी के लिए बड़े प्रोफाइल की कंपनी करना जरूरी है, अच्छे प्रोडक्ट का होना जरूरी है। लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो अपनी कंपनी स्टार्ट की, और थोड़े ही समय में 1 साल में उस कंपनी को मैंने 40 से 50 लाख की टर्नओवर वाली कंपनी को बना दिया। तो ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ रहा मैम। माय गॉड, क्या विजनरी हैं आप! कैसे बड़े विजनरी हैं आप। 17 साल की उम्र, एक पोस्ट कार्ड के थ्रू आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आती है, समझाई जाती है, आप ज्वाइन करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी सेल करके तरक्की करते हैं। बहुत जल्दी समझते हैं कि नहीं, अगर प्रोडक्ट रोज़मर्रा के काम का नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है तो उसमें तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर एक बाइनरी में चले जाते हैं, फिर एक मनी चेन स्कीम में चले जाते हैं, फिर एक खुद की कंपनी बनाते हैं, पर किसी भी हाल में अपना नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीम नहीं
छोड़ते हैं। और जब हम ये करते हैं, गलती करना बुरा नहीं है, पर गलती को मान लेना, उसको स्वीकार कर लेना और फिर अपने आप को एकोमोडेट करना, अपने आप को बदलना, फिर आगे बढ़ना अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए, जो ये कर जाते हैं ना, वो बड़े बनते हैं। आपने साबित करके दिखाया है। और कैसी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग स्टोरी इवॉल्व हुई है, ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लेसन है। कैसे प्रोडक्ट देखने होते हैं, कैसी प्रोफाइल देखनी होती है, किसी मनी चेन में एंटर नहीं होता, आईडीएसए के अलावा किसी कंपनी की तरफ देखना नहीं होता, प्रेजेंट भी अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर भी अच्छा होना चाहिए, अगली पीढ़ियों तक पैसा जाए, ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपकी एक कहानी, मुझे लगता है इसमें हर नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्शन करने का हर एक लेसन इसमें छुपा है। आपने करके, गलतियां करके, ठोकर खा के सीखा और लोग आपके इस छोटे से लेसन से सीख सकते हैं, आपकी स्टोरी से सीख सकते हैं। दिस इज़ फैंटास्टिक। अब ये बताइए फिर मोदी केयर कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? मोदी केयर कैसे ज्वाइन किया आपने? मैं अपनी कंपनी को रन कर रहा था और मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुली रन कर रहा था। तो उसी वक्त फिर अगेन रवि रस्तोगी सर ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बाद में उस बाइंड्री कंपनी के बाद रवि रस्तोगी सर ने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। वो 4-5 साल सर्चिंग मोड में थे, क्योंकि वो बहुत ही विजनरी थे और अपना इमेज खराब करना नहीं चाहते थे वो। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि राजेश क्या कर रहे हो? तो हमने बोला कि सर मैं अपनी कंपनी कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे पैसे आ रहे हैं। और हमने उनको ऑफर दिया कि सर एक काम करो, आप भी हमारी कंपनी को में आ जाओ और हमारी बनी बनाई चीजें हैं, आपको 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और हम दोनों मिल करके इस कंपनी को हम रन करेंगे तो और बहुत बड़ा कर लेंगे। तो चूंकि रवि सर बहुत ही मैच्योर थे, बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि राजेश अब हमारी एज लगभग 45 हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्टेबल होना पड़ेगा, परमानेंट किया आना पड़ेगा और तुम्हारी भी एज बढ़ रही है, अब शादी हो गई है तो हमें स्टेबिलिटी की ओर जाना होगा। और तुमको पता है कि क्या तुमको लग रहा है कि तुम लाइफ टाइम तुम अपनी कंपनी को रन कर पाओगे? उन्होंने 2-4 सवाल हमसे पूछा कि रन कर पाओगे? तो हमने कहा कि सर नहीं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तो थोड़े समय के लिए ही किया था, है ना, तो ये इसको मैं लाइफ टाइम रन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों हम अपना टाइम को, एनर्जी को वेस्ट करें, क्यों ना हम अच्छी कंपनी में आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि करेंगे राजेश तो आईडीएसए की कंपनी करेंगे, क्योंकि वही स्टेबल है, उसी कंपनी में फ्यूचर है। और उस बीच में कई कंपनी और देखने का मौका मिल रहा था, जैसे पार्टनरशिप कंपनी वगैरह कई कंपनी। तो पार्टनरशिप कंपनी में मैं जाना नहीं चाहता था, कई ऑफर्स आए थे, क्योंकि मैं जानता था कि आज पार्टनरशिप है, कल के डेट में रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों सगे भाई होकर के आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता था। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे पत्ता खोला और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो लगा खोदा पहाड़ निकली चुईया, लगा कि ये क्या इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके और फिर वही मोदी केयर, है ना। तो हमने कहा कि सर कहाँ इसमें फंसने चले हैं, फिर हम लोग रोड पे आ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने पहली कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में हुआ था, वो तो ऐसे ही कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजेश, अब ऐसा नहीं है, अब मोदी केयर चेंज हो गया है, बहुत सारा चीजें मॉडिफाई किया है और बहुत तेजी से मोदी केयर आगे बढ़ रहा। तो हमने उनसे एक सवाल किया, हमने बोला कि मैं मोदी केयर एक शर्त पे करूंगा, क्या मोदी केयर में कोई एक अचीवर का नाम बता सकते हैं जो पैसा कमाते हो? तो मैम आपका एक चेक स्टेटमेंट मुझे भेजा गया था, लगभग वो 52 लाख का चेक था, है ना, आपका फोटो के साथ में था और कंपनी के सीईओ के साथ में था। हमने उन चेक को जब देखा तो हमने कहा कि पैसा तो है, उतना बड़ा चेक हमने डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, आईडीएसए के कंपनी में 52 लाख का चेक हमने नहीं देखा था। स्क्रीन में देखा लेकिन आईडीएसए की कंपनी में हमने नहीं देखा। तो मेरे दिमाग में एक चीज था कि कोई एक आदमी यदि पहाड़ पे जा सकता है, इसका मतलब वहां जाने का रास्ता है, तो रास्ता है तो हम कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया। और दूसरी चीजें जिस वजह से हमने मोदी केयर को किया, आपने कारण पूछा कि क्यों स्टार्ट किया, तो सबसे पहला वजह था हमारी ब्यूटीफुल वाइफ मनीषा कंचन, क्योंकि जब शादी हुई थी तो हमारे कुछ फॉरेन ट्रिप के फोटो इनको भेजा गया था और फॉरेन ट्रिप का इनका शौक रहा था, क्योंकि इनके तरफ से हाँ ही
पापा मम्मी तो अलग एटीट्यूड से, क्योंकि वो पढ़ाना चाहते थे। इनका ये था कि हम देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो हमने कहा कि देश विदेश घूमने के लिए तो अच्छी कंपनी में ही मौका मिलता है। तो मोदी केयर के बारे में पता चला कि मोदी केयर इतना घुमाती है कि लोग थक जाते हैं घूमते घूमते। इतना डोमेस्टिक ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है मोदी केयर में। दूसरा चीजें था कि मैम सबसे बड़ा एक ड्रीम मेरा था, मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर फैन रहे। तो उनकी मैंने एक बुक पढ़ा था, यंग एज रिटायर रिच, कि अर्ली एज में आपको रिटायर होना। और उस बुक में था कि एज ऑफ 40 लोगों को रिटायर होना चाहिए, कम से कम महीने की इनकम 10 लाख रुपया महीना, परमानेंट सिक्योर इनकम महीने का आना चाहिए, 10 लाख रुपया महीना का। तो मेरा ये था कि 10 लाख रुपया मुझे महीना कमाना है और मुझे यंग एज में रिटायर होना है। और मोदी केयर जब मैंने ज्वाइन किया उस समय मेरा एज था, एज 30 था। तो और मैं चाहता था कि 40 से पहले मैं रिटायर हो जाऊं। तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण से हमने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। और दूसरी चीज और मैं बताऊं कि मैं एक चीज जानता था कि जो बड़ा पैसा है, जो परमानेंट पैसा है, वो वैसी कंपनी में आएंगे जिनके पास में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो, अच्छी प्रोफाइल की कंपनी हो, अफोर्डेबल प्राइस हो, उसकी सर्विसेज अच्छी हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। क्योंकि कोई भी एमएलएम कंपनी में कोई एक पार्ट मायने नहीं रखता कि प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है या प्लान बहुत बढ़िया है या सर्विसेज बहुत बढ़िया है। कोई भी परमानेंट लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम कमाने के लिए कई चीजों का कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। तो ये हमने मोदी केयर के प्लान में देखा कि ये कॉम्बिनेशन सबसे दुनिया का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा प्रोडक्ट का रेंज, 500 प्रोडक्ट का रेंज, 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट हो, छोटे से लेकर के बड़े प्रोडक्ट हो, रोजमर्रा में यूज होने वाले प्रोडक्ट हो, और अपॉर्चुनिटी जिसमें हाईएस्ट आईडीएसए की मैंने स्टडी किया और मैं अपनी कंपनी बनाया था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लान का हमारे पास में गणित पता था, नॉलेज था। तो आईडीएसए की किसी भी कंपनी में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, हाईएस्ट पेइंग पे आउट प्लान कंपनी का। तो सारी चीज का कॉम्बिनेशन मुझे परफेक्ट लगा और हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हमें इस कंपनी को करना है। और रवि रस्तोगी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बताया और हम स्टार्ट किए बिजनेस। क्या बात है, क्या बात है। आप बड़ी सफलता के लिए पूरी तरीके से एक्चुअली तैयार थे। 17 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। इसके सब कहते हैं ना, सही गलत फैसले करते करते कुछ भी जो भी आपके साथ हुआ, एक बात बिल्कुल पक्की है, आप बड़ी सफलता के लिए तैयार थे, आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार थे, आप ओपन माइंड के साथ जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसको लेने के लिए तैयार थे। इसलिए मोदी केयर जैसी बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाई, रवि रस्तोगी जी जैसे बेस्ट लीडर आपको मिल पाए। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। फैंटास्टिक। अब ये बताइए, ज्वाइन तो कर लिया, पर जो आप सक्सेस क्रिएट कर पाए बहुत फास्ट, आप बहुत तेज़ी से आपने यहाँ पे सफलता पाई, और जो दिख ही रहा है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, आपके विजन में, आपके एटीट्यूड में, बड़ी सफलता से आपका प्यार झलक झलक के आ रहा है। एंड आई एम श्योर अभी आप 40 के नहीं हुए और उससे पहले आज इस हॉट सीट पर बैठे हो। तो जो इतनी तेज़ी से सफलता पाई, तो उसके पीछे पैशन और मूल मंत्र क्या हैं आपके? जो सफलता पाने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र हमारा ये रहा, मुझे लगता है कि मैम कि बिजनेस को समझने से पहले लाइफ को समझना जरूरी है। क्योंकि यदि जिंदगी समझ में आ जाएगी तो बाद बाकी चीजें समझ में आसान है। तो मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो मैथ मेरे अच्छे थे, तो हर चीज को मैं इक्वेशन में बनाता था। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, लाइफ इज ए इक्वेशन है, x प्लस वाई कहते, माना कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू लाइफ। x जो यहाँ पे है ये कांस्टेंट चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें होती है जीवन में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, हम इसको 10 नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरा कलर ब्लैक है और मैं चाहूंगा कि मनीषा की तरह मैं व्हाइट हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को ऐसे चीजों में वे वेस्ट नहीं करता जहां जो चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैम अभी कोरोना काल चल रहा है, ये लॉकडाउन चल रहा, बहुत सारे लोग सोच सोच करके परेशान है, उसी में अपने आप को लगाए हुए, भर दिन टीवी न्यूज देखते रहते हैं और सोचता बहुत सारे सजेशन देते रहते हैं, क्या फायदा।
वो सरकार का हाथ में है, वैक्सीन बनाना हमारे हाथ में नहीं है, ये साइंटिस्टों के हाथ में है। तो इन चीजों के ऊपर में हम अपना वेस्ट समय को क्यों करें? तो हम ऐसी चीजों पे अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। वाई जो है ये वेरिएबल है, ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सफलता पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम फोकस करना चाहेंगे, लोगों को कहेंगे कि आप कांस्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे। जैसे दीवार के ऊपर में यदि सर पटकेंगे तो आपका सर फटेगा, दीवार को कुछ नहीं होगा। तो हम क्यों पटके? तो हम वेरिएबल चीज के ऊपर में जिनको हम बदल सकते हैं, और लोगों की सोच नहीं बदल सकते, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। कहते हैं ना, एक अध्यात्म में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे ये हम क्यों सोचे, ये उनको सोचने दिए, हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीजें हमारा रहा कि मैम दुनिया में 3 सबसे बड़ी शक्ति होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड बॉडी। मन, बुद्धि और कर्म। मन हजारों विचारों का समूह है। मन जो है, माइंड जो है, एक जमीन की तरह है। जैसे जमीन में यदि बात करेंगे तो जंगल झाड़ भी उगते हैं और गार्डन भी उगते हैं। यदि हम मन को यदि हम नर्चरिंग नहीं करेंगे, यदि हम गार्डनिंग नहीं करेंगे तो वो जंगल उग जाएंगे। लेकिन हम यदि उसको गार्डनिंग करेंगे, गार्डनिंग करने का मतलब है कि पॉजिटिविटी, और जंगल उगने का मतलब है नेगेटिविटी। तो हजारों विचार आते हैं, जैसा कि हमने सुना है, साइंटिफिक रिसर्च है कि 24 घंटे के अंदर में 60,000 विचारें हमारे अंदर में आते हैं। तो हमें उसको प्रबल करना, उस विचारों को फिल्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें गार्डनिंग करना, जब हम गार्डनिंग करते हैं तब फूल जो होते हैं हमारे बगीचे में वो बहुत सुंदर होते हैं, वो खुशबू देता है। तो हमें भी अपना जो मन को है उसको गार्डन करेंगे तभी हमारा फूल अच्छा होगा। और इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि उसको डिसीजन करती है, डिसाइड करती है। माइंड के अंदर में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोगों ने जब मोदी केयर को स्टार्ट किया मैम, तो पहले ही दिन हमने डाल दिया कि हमें मोदी केयर का टॉप टाइटल अचीव करना है, हमें जीवीडी जाना है। पहले दिन हमने माइंड के अंदर में पेनिट्रेट कर दिया, हमने बीज बो दिया, विचारों का बीज बो दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया। और दूसरी चीज है कि हमें महीने का कम से कम 10 लाख रुपए कमाना है, क्योंकि हमें अर्ली एज में हमें रिटायर होना था। तो हमने इन चीजों को डाल दिया कि हमें विद इन 5 ईयर्स हमें टॉप टाइटल पे अचीव करना था। हमने विचार बो दिया माइंड के अंदर में ही जो चीज हम पाना चाहते थे। और बुद्धि ने क्या किया, उसको और डिसाइड कर लिया, उसको मजबूत बना दिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में मदद किया। और मन और बुद्धि शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो शरीर हमारा क्या करता है, एक्शन करता है, संस्कार एक्शन करता है। तो जो चीज मन और बुद्धि कंट्रोल करेगा, हम रिजल्ट वही आएगा। तो शरीर ने हमें रिजल्ट दिया। और तीसरा चीजें मैं बताना चाहूंगा, कहते हैं बिग ड्रीम्स डिमांड बिग कमिटमेंट, हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पैशन। तो कमिटमेंट और हार्ड वर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं अक्सर हम लोग के विषय में कि बहुत ज्यादा लकी है, कामयाबी मिल गई होगी, ऐसा वैसा बहुत सारे चीजें बोलते हैं। मैं नहीं मानता। लक माय फुट, लक का मतलब होता है लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। मैं लक में यकीन नहीं करता हूं, मैं मेहनत में यकीन करता हूं। मैं मेहनत करके कुछ भी चीजें हासिल कर सकता हूं, ये मुझे पता है। जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया तो हमने रवि सर को बोला कि हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है, और हमने हार्ड वर्क शुरू किया। मैम 10-10 घंटे, 12-12 घंटे हम काम करते थे। 30 दिन में हम 25 दिन हम काम करते थे। मैम हमारे बच्चे जब मैंने मोदी केयर की शुरुआत किया था, मात्र 2 महीने के बेटे थे, नई शादी हुई थी, आप समझ सकते हैं 2 महीने का बच्चा हो। और हमने वाइफ को कहा कि हमें कुछ दिन, हमें 3 साल के लिए आप मौका दो हमें, और 3 साल जो हम मेहनत करेंगे ना, तो फिर हम 24 घंटे हम वाइफ हस्बैंड रहेंगे, 24 घंटे हम अपने बेटा का हम पापा रहेंगे, हम अपने माँ बाप का हम बेटा रहेंगे। 3 साल के लिए हमें मौका दे दो। और हमें इनको मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि इन्होंने बच्चे को संभाला घर में और हमें मौका दिया, और हमने हार्ड वर्क किया। क्योंकि एक चीज मैं जानता था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हमें यदि हम कुछ साल हार्ड वर्क करेंगे तो पूरी जिंदगी हमारा स्मार्ट बन जाएगा। और पैशन तो कहते हैं ना, लंका वही जलाता है जिसके पूंछ में आग लगी होती है। तो
तो हमारे पूछ में आग लगी हुई थी, क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो क्लियर था। हमारा पैशन फॉर पर्पस होना चाहिए था। हमारे अंदर में जुनून बहुत ज्यादा था। मैं एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा नहीं रहा हूं। मैं चूंकि 10+2 के बाद में मेरी हालात ऐसे थे कि मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया, 10+2 पे ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे इतना एजुकेट किया, हमें जिंदगी के वैल्यूज सिखाए और इतना ज्यादा एथिक्स वैल्यूज सिखाए कि हमें वो डिग्री का बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ा और हम आगे बढ़ते चले गए। और लास्ट चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने सीखा है कि हमें अपलाइन के स्पीड से अपने स्पीड को मैच करना है। यदि हमें बड़ा करना है तो हमने टारगेट किया कि रवि रस्तोगी सर के स्पीड से हमें मैच करना है। और हर लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन के स्पीड से मैच करेंगे तो उनका प्रॉपर फोकस रहेगा आपके ऊपर में, और अपलाइन को भी बहुत अच्छा लगता है कि साथ चलने वाला कोई है। तो ये 4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो करेंगे तो लोग जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्या बात, मन वचन कर्म से आप मोदी केयर के हो गए तो मोदी केयर आपका होना ही था। बड़ी सफलता आपको डेफिनेटली मिलनी थी। और आप बहुत खूबसूरत नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट हो, आप बहुत खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो। एक 17 साल की उम्र से इतनी छोटी सी उम्र में जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, जो आपकी फिलॉसफीज़ हैं, जो आपके वर्क एथिक्स हैं, हर चीज़ दी बेस्ट है। इसीलिए मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। ये खाली पैसा नहीं बनाना सिखाती है, इंसान बनाना सिखाती है। और जो इंसान आप बने हो ना, इस इंडस्ट्री ने आपसे कभी भी कुछ भी नहीं लिया। इस इंडस्ट्री ने, मुझे लगता है, पहले दिन से ही आपको सिर्फ दिया है, दिया है, दिया है। और इसीलिए आज आप इतना पा रहे हो। भगवान आपका साथ दे, आपका हर सपना पूरा होता चला जाए। पर मैं जानना चाहूँगी, आपने ये सब करके पाया क्या? मोदी केयर, इस इंडस्ट्री ने और मोदी केयर ने मुझे बहुत कुछ दिया मैम। सबसे पहला तो एक खूबसूरत लड़की पाया, क्योंकि इस इंडस्ट्री के देन है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं कामयाब नहीं होता तो शायद इतनी खूबसूरत लड़की से मैं यदि कोई काम कर रहा था, जॉब वगैरह कर रहा होता, तो मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिलती नहीं। दूसरी चीज जो हमने अचीव किया, मेरा छोटा भाई वो पढ़ना चाहता था और वो बाहर पढ़ना चाहता था, वो MBA करना चाहता था। तो उसने बोला कि मैं भैया पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गार्जियन के पास में पैसे नहीं थे। मुझे ये फील हुआ, लेकिन मैं अपने भाई बहन को एहसास नहीं कराना चाहता था। उनके लिए मैं हमेशा कहता था कि मैं हूं ना, तुमको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो करना चाहते हो लाइफ में करो। क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए एक दिया बनना चाहता था, जो जलता हो, जो दूसरों को रोशनी देता हो। तो मैंने अपने भाई को पढ़ाया, वो अमेठी यूनिवर्सिटी किया, लगभग 12 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया, पढ़ा। फिर भाई बहनों को मैंने 3 बहन, हमारी तीनों बहनों की हमने शादी किया। तो 4 भाई बहन को हमने शादी किया, पढ़ाया, अपनी शादी किया। उसके बाद हमने कई जगह घर बनाया। घर गाड़ी तो छोटी चीजें हो गई है, कई गाड़ियां हमारे पास है, कई जगह में हमने घर बनाया। अभी पटना में रिसेंट में हमने 1.5 करोड़ का पटना में भी घर लिया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिया है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा रहा। और एक वाक्य मैं शेयर करना चाहूंगा मैम। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, मैं इनका सबसे पहले तो हनीमून के लिए नहीं ले जा पाया कहीं पे, है ना, जो कि हर लड़की का सपना होता है। और पहला बर्थडे भी मैं इनको सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैं देखता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों को कि वाइफ का जब बर्थडे होता है, वो कार के डिक्की में वो एक 250 रुपया का गुलदस्ता ले लेते हैं, 200-250 रुपया का केक ले लेते हैं। रात के 12 बजता है तो बोलते हैं, जाते और बोलते हैं सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। तो मुझे उसमें वो 250 रुपया का फूल और मुझे सरप्राइज नजर नहीं आता। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे सरप्राइज नहीं नजर आता। सरप्राइज तो तब होना जब 7 समुंदर पार जा करके कुछ सरप्राइज दे, जब कुछ डायमंड्स रिंग प्रेजेंट कर दे, तब मुझे सरप्राइज नजर आती है। उसमें 250 रुपये के फूल में क्या सरप्राइज। तो मैं नहीं दे पाया। हाँ, नाराज तो थी, ऑब्वियसली नाराज होगी, क्योंकि हनीमून पे नहीं ले गए, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया, तो आज मैं बताऊं कि ज्यादातर हमारी फैमिली का जो बर्थडे एनिवर्सरी होता है वो आउट ऑफ इंडिया होता है। हमने पहला बर्थडे इनका टर्की में सेलिब्रेट किया, अपना मॉस्को में, दुबई में, है ना, एनिवर्सरी हमने लंदन में सेलिब्रेट किया। तो आज मैं दर्जनों देश की मैं यात्राएं कर चुका हूं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने कहा कि आज के डेट में मैं बताऊं तो हर दिन हमारे लिए
बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, क्योंकि पैसे हैं हमारे पास में। मोदी केयर ने इतना पैसा दिया मैम। हम अर्ली एज में रिटायर होना चाहते थे, एज ऑफ 40, लेकिन मोदी केयर के कारण मैं एज ऑफ 33 रिटायर हो गया। 33 में मैं मोदी केयर का टॉप टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को अचीव किया। और जो रिटायरमेंट का हमारा सपना था, आज मोदी केयर से 1.5 करोड़ रुपया साल का मैं अर्न करता हूं। तो आज करोड़ों रुपया मैं मोदी केयर से कमा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने फैमिली को, अपने भाई बहन को उस क्लास से मैं निकाल पाया। आज भी मेरे जो चाचा के कजन्स वगैरह हैं, चाचा के लड़के सभी चाचा लोग आज भी उस गांव में फेरी करते हैं, उसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आज भी उनकी जिंदगी वैसे ही है। यदि डायरेक्ट सेलिंग ना मिला होता, मोदी केयर ना मिला होता, तो शायद हम कहाँ होते पता नहीं। लेकिन थैंक यू मोदी केयर कि हमारी जिंदगी को हमें जर्रे से आफताब बना दिया, फर्श से अर्श पे बैठा दिया मोदी केयर ने, और उस क्लास से हमें अपर क्लास में लाया। आज मैं पटना के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहता हूँ, अच्छे क्लास में रहता हूँ, जहाँ पे बड़ा स्विमिंग पूल है, गार्डन है, जिम सेंटर्स है। तो आज अपर क्लास में हम लोग आ पाए, तो ये मोदी केयर के कारण से हो पाया। तो ये मोदी केयर का हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अच्छा तब लगता और मैम जब हमारी टीम के अचीवमेंट, वो अपनी सफलता से ज्यादा प्यारा जो हमें मोटिवेट करता, जो हमारे अंदर में अब जो पैशन है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब क्यों काम कर रहे हैं, अब तो इतना पैसा कमाने लगे, आप करोड़ों रुपया साल का कमाते हैं, आप गाड़ी बंगला सब चीज हो गया, तो अब क्यों काम कर रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है जब कोई लोग फोन करके बोलते हैं कि सर आपकी वजह से आज हमारी जिंदगी बदल गई, जर्रे से आफताब हो गया। बहुत सारे लोग तो वो कामयाबी की जब कहानी सुनाते, जब स्टेज पे बोलते हैं कि उनके कारण से मेरी जिंदगी बदल गई, कर्जे में थे आज कर्जे से बाहर हो गए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आज हमारे अपनी टीम की सफलता की मैं बात करूं मैं, तो मेरे टीम में BMW आ चुकी है, 150 से ज्यादा कारें आ चुकी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यदि आप अपने जिंदगी में 5 लोगों को भी कामयाब बना देते हैं, रोजगार देते हैं, तो आप नेशन बिल्डर कहलाएंगे, आप राष्ट्र निर्माता कहलाएंगे। 5 लोगों को रोजगार देते हैं तब। मैं डायरेक्ट सेलिंग का धन्यवाद, समीर मोदी सर का धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी केयर का, कि आज मोदी केयर की इस अपॉर्चुनिटी के कारण से आज हमारी टीम में 15,000 लोग ऐसे हैं मैम, जिनकी इनकम 5,000 से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच में है। लगभग 200 से ज्यादा लोग हमारी टीम में ऐसे हैं मैम, जिसकी इनकम 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच में है। कई लोग हमारे टीम में 3 लोग हमारे टीम में हैं जो एसमेक के मेंबर भी हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि इस देश को निर्माण करने में हम सारे लोग और मोदी केयर एक ईंट का रोल प्ले कर रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी ने मैम कहा था कि यह मत सोचो कि देश आपके लिए क्या करेगा, ये सोचो कि देश के लिए आप क्या करने जा रहे हो। हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं, हम सरकार के भरोसे बैठे हैं, देश के भरोसे बैठे हैं कि नौकरियां देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये हम देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में सबसे अच्छा चीजें हैं कि हम हिंदुस्तान के हर घरों में आजादी ला रहे हैं, लोगों के, आम लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो पाया, ये जो सुकून मिलता है, और ये जो लोगों रिस्पेक्ट देते हैं मैम, वो ये बहुत अद्भुत है मैम। और एक और वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि जब जीवीडी बनने पे जो मैम आप 100 केजी का माला, जब आप गुलाब का माला पहनाती हैं, जब आप हमें पहनाया मैम, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे खानदान के लोग हों, मेरे समाज के लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे छुपता कोई चीजें नहीं है, और सब लोगों को ये हो गया। और मैं बताऊं मैम कि जिंदगी में मुझे किसी ने एक गुलाब का फूल नहीं दिया था, और आज मोदी केयर की देन है कि आज हमें आपने 100 किलो का गुलाब का माला हम पहनाती है। और आज हिंदुस्तान में कहीं भी मैं जाऊं, वहां पे इतनी इज्जत मिलती है। एक और वाक्य बताना चाहूंगा, मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, आपका फोन भी आया था मैम, और ऐसे जगह में एक्सीडेंट हुआ था जहां पे मैं लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वहां पे 5 मिनट के अंदर में सैकड़ों लोग पहुंच गए। 2 बार हमारे साथ में ऐसा हुआ, सैकड़ों लोग पहुंच गए। मैम मैं यदि करोड़ों रुपया कमा भी लेता ट्रेडिशनल मार्केट में या कहीं भी, तो ये जो लोग हैं, हम किसी भी जगह हैं और हर जगह लोग पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ी दौलत हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी दौलत है।
आप 100 किलो के हार की बात कर रहे हो, आपके लिए आसमान से चांद तारे भी उनकी माला पहना करके भी आपको डाली होती ना, तो वो भी कम लगती। जो प्यार आपका नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, जो सेक्रीफाइस आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किया है, जो ज़िंदगी आपने जो ये फैसला किया था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही सफलता को पा करके दिखाओगे, वो जो आपने मोदी केयर को लेकर के जो समर्पण किया था ना, उस समर्पण के आगे जो भी मिले वो कम है। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। पर मैं जानना चाहूँगी कि अब आगे क्या सपने हैं और क्या पाना चाहते हो? जी मैम, एक चीज और मैं सफलता में बतलाना चाहूंगा मैम। मेरा बेटा 7 साल का है और जब वो 4 साल का था, जब वो प्ले स्कूल में गया तो वहां से एक दिन उनके टीचर ने मुझे वो बुलाया, हम दोनों को बुलाया, बोला कि आप लोग अपने बच्चे को क्या इधर उधर की चीजें सिखाते हैं। हमने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, आपका बेटा बोलता है ए फॉर एरोप्लेन। बी, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बी फॉर बॉल, आपका बेटा बोलता है बी फॉर बंगलो। हम सिखाते बच्चों को सी फॉर कार, आपका बेटा सी फॉर कैट, आपका बेटा बोलता है सी फॉर कार। और बोलता है कि मैम इतना ही नहीं, ए से एटीट्यूड भी होता है, बी फॉर बिलीव होता है, सी फॉर कमिटमेंट, डी फॉर ड्रीम। तो आप अपने बच्चों को इस एज में क्या सिखा रहे हैं? तो मैंने मुस्कुराया, हमने बोला कि मैम आप पढ़ाओ, मेरा बेटा मेरा है और मुझे पता है कि वो सही जगह है। तो ये जो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है मैम, है ना, ये सबसे बड़ी चीज है कि 4 साल के बच्चों में ये चीज आना। तो ये हमें लगता है कि ये गाड़ी बंगला से भी ज्यादा सफलता ये है कि हमारे घर के अंदर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और ये संस्कार डेवलप हो रहे हैं। और आगे का जो हमारा सपना है ये है कि सबसे पहला तो हम लोग फार्म हाउस, हमें फार्म हाउस 5 एकड़ जमीन में हम फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। और उस फार्म हाउस में हमारे पास में मेरी वाइफ का भी, मेरा बेटा का सबसे बड़ा सपना है कि पापा हमारे पास में 100 कारें हो, है ना, और 100 कारें हो। और जिस दिन हम जो ड्रेस पहने ना, जिस तरीके से यदि रेड पहने तो रेड कलर की कार हो, कल यदि हम येलो ड्रेस पहने तो हमारा कार का कलर भी उस दिन का येलो हो। तो ड्रेस के हिसाब से हमारे पास में कारें होना चाहिए। तो 100 कारें होना चाहिए। हमारे पास में प्राइवेट प्लेन चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी असंभव नहीं है। सब चीज कायनात के पास देने के लिए अबंडेंस से सब चीज देगा। हमारे पास में आने वाले कल में हमारे पास में आइलैंड होगा और ये सारे चीजें। और हम चैरिटी करना चाहते हैं। और मनीषा का बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत ही काइंड नेचर की है और बहुत ही इनोसेंट भी है, इन्होंने मुझे अपने सपने में ऐड किया कि हम अनाथालय हम खुलवाएंगे, हमें हॉस्पिटल खुलवाएंगे और हम बड़े बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम। तो ये 3 चीजें इन्होंने ऐड की है उसमें, बड़े फिजिकल के साथ साथ। और इसके अलावे हम लोगों को मदद करना चाहते हैं, हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। और हमारे जो टीम से रिलेटेड सपना है कि 2020 में हम 20 जीबीडी मैम निकालने जा रहे हैं। 2021 में आपका 1000 जीबीडी का आपका ड्रीम है। उस 1000 जीबीडी में मैम हमारे तरफ से 121 जीबीडी होंगे। और जब आपका 5000 जीबीडी का जो लक्ष्य है, सपना है, उस 5000 में कम से कम 551 जीबीडी हमारे होंगे। और 2025 तक में हमारा 1 लाख लोगों को हम कामयाब बनाना चाहते हैं। 1 लाख लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिनके पास में खुद की कारें हो और 1 लाख से ऊपर की उनकी इनकम हो। और हम हिंदुस्तान, यानी कि हम हिंदुस्तान को बड़ा बनाने में, समृद्ध भारत बनाने में हम अपना एक बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। क्योंकि इस देश का, इस मिट्टी का हमारे ऊपर में कर्ज है और हम चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग अपने इस देश को बनाने में, बिल्ड करने में, डेवलप करने में हम इस देश में हम करें मैम। माय गॉड, जिसकी सोच इतनी बड़ी हो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपकी सोच को सलाम है और एक ही बात कह सकती हूँ, हो जाएगा। हर वो सपना जो आपने देखा है वो पूरा हो जाएगा। और आपकी वो 100 गाड़ियाँ, उन 100 गाड़ियों का काफिला, आपका 5 एकड़ का फार्म हाउस, तो आपके 1 लाख लोगों की सफलता और आपका देश समृद्ध हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मोदी केयर देश बना रहा है, मोदी केरियंस देश बना रहे हैं और आप जैसे हीरे मोती मोदी केयर के पास हैं। ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है और ये किसी भी ख्वाब को पूरा कर सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक ही बात कह सकती हूँ, मुझे आप दोनों पे बहुत गर्व है। कोई ऐसा मैसेज, कोई लास्ट मैसेज जो आप अपने लोगों को देना चाहते हैं कि वो क्या करें कि उन्हें गारंटेड सफलता मिले?
जी मैम, गारंटेड सफलता मिलने के लिए सबसे पहला चीज मेरा मानना है कि अपने गुरु के प्रति हमें समर्पित करना पड़ेगा, अपने अपलाइन मेंटर के प्रति हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। मैं 9th क्लास में पढ़ा भी था यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, और यक्ष युधिष्ठिर से संवाद करते हैं, पूछते हैं, है ना, का पांथा, रास्ता क्या है? तो उन्होंने बताया महाजना एन गता सा पांथा, कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है। तो हमारे अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो गुरु हैं, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो हमें एक गुरु खोजना पड़ेगा और गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा। और हमें एमबीए नहीं बनना है कि मुझे बहुत आता है, उसको हमें अपने डिक्शनरी से हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि नेवर एवर एवर टेक्स योर आई ऑफ द बॉल, हमें अपने जो लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उससे हमें अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना, हम उस फोकस से हमें हटना नहीं है, क्योंकि हमें फोकस करेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। और तीसरी चीजें जो अपने बेटे से मैंने सीखा है, 7 साल के बेटे से मैंने सीखा है कि वो बोलता है इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक ये गेम ओवर नहीं होता है। क्योंकि जब मैं उसके साथ में खेलता हूँ, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कुछ भी चीजें गेम खेलता हूँ, या कैरम बोर्ड हो, जब वो जीत जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि हम जीत जाते हैं या हम लोग जीत जाते हैं तो बोलता नो पापा नो मम्मी इट्स नॉट ओवर, आपको खेलना पड़ेगा, तब तक खेलना पड़ेगा जब तक मैं नहीं जीत जाता, और मुझे खेलना पड़ता, और कभी कभी मुझे एक काम होता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए हारना भी पड़ता है जान करके। और ये एटीट्यूड देख करके मुझे मजा आता है कि छोटी सी उम्र में ये एटीट्यूड, और इसने मुझे लेसन सिखा दिया कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, डोंट क्विट, डोंट गिव अप। क्योंकि यदि आप बार बार लगातार करते रहेंगे तभी सफलता हमें मिलेगी। तो इसीलिए हमें बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कहना चाहूंगा लास्ट में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर द राइट पर्सन। ये 3 चीज की डेडली कॉम्बिनेशन मिल जाती है, राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी और राइट पर्सन का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सकता है। और जो मेरे एक फेवरेट लाइन है कि मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी है। तो ये मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 20 सालों के अंदर में मैंने इतना खूबसूरत वक्त हमने कभी नहीं देखा। आज सफलता पाना बहुत ही आसान है। आप जैसे गुरु हमें ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं, ऑनलाइन सारे एजुकेशन आप दे रही हैं, यूट्यूब पे इतने वीडियोज हैं। तो आज के डेट में डिजिटल आजादी के थ्रू हमें आगे बढ़ना बहुत ही आसान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आप टारगेट को सेट कीजिए और हिट कीजिए। और लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो समीर मोदी सर का, हमारे गॉडफादर का, कि उन्होंने इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाया। और उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है कि फॉर्च्यून 500 कंपनी में मोदी को लाना, और उनकी जो सोच है कि हिंदुस्तान के हर घर में हम आजादी ले जाएं, तो मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो हम लोग कामयाब नहीं होते। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे मैम। मैं यहाँ से आपका पैर पकड़ता हूँ, कोटि कोटि आपको प्रणाम, क्योंकि आपने जो चीजें दिया है आज सबके लिए, जो इतना कर रही हैं। और मुझे पता है चूंकि फ्रंट पे दिखना तो आसान होता है, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी मेहनत होती है। वो 3 घंटे के फिल्म के लिए 3-6 महीना लगता है। तो ये जो आप कर रही हैं, ये सक्सेस की लाइन लगाएंगी। और जो समीर सर का सपना है, तो उस सपने को साकार आप कर रही हैं। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गुरु रवि रस्तोगी सर को, जो इन्होंने धन्यवाद देना चाहूंगा, रोशी रस्तोगी मैम को, जो हमारी जिंदगी में फरिश्ता के रूप में बन करके आए और हमारे जिंदगी को एकदम से ड्रास्टिक चेंज कर दिया हमारे जिंदगी को। और हम अपने सारे डाउनलाइन को, जो लवली टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो दिन रात एक करके मेहनत करती है, और ऑल ओवर इंडिया के लीडरशिप को, मोदी केयर के लीडरशिप को, सारे मोदी केयर के अंदर में एक से एक कोहिनूर हैं, एक से एक लीडर हैं, मतलब सारे एक आप एक हैं, और सब अपने आप में एक किताब है, सब अपने आप में एक इतिहास है। और उन लोगों को जब मैं सुनता हूं तो लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट मोदी केयर की शुरुआत किया है। और आप जो बोलती हैं कि ये तो अभी ये जो सफलता है
ना ये स्मॉल टॉफी है, स्मॉल कप ऑफ टी है, तो और हम नर्म हो जाते हैं और हम झुक जाते हैं कि लगता है कि जब इतनी बड़ी जो हिंदुस्तान की टॉप रिचेस्ट वुमेन में जिनकी 1 करोड़ कमाने पे कहती कुछ भी नहीं है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कायनात को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मेरे में ना शायद 1000 वॉट का करंट घूम रहा है और आज आपने मेरा एक ड्रीम बिल्ड कर दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं अब और कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ रोज एक वंसियार आज़ादी क्लब डेलीगेट का एक लेजेंडरी टॉक कराना चाहती हूँ। इससे खूबसूरत शायद एक अपलाइन, शायद एक नेटवर्कर की लाइफ में कोई लम्हा नहीं आता जब उसके डाउनलाइन बैठ करके इतनी बड़ी सफलता की बात, इतने बड़े सपने, इतना विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग को जब वो आप इतना महान बनाते हो, जो कि वो है, वो लोगों को दिखा पाते हो। आई एम सो अमेज, थैंक यू सो वेरी मच इस स्टोरी को बनाने के लिए और इस स्टोरी को सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का शुक्रिया। अमेजिंग, क्या बात है दोस्तों। आपने देखा 17 साल का एक लड़का जिसको एक पोस्ट कार्ड आता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, जो भले गलत फैसले करता है पर सही फैसले हो जाने तक रुकता नहीं है, बड़ी सफलता पा लेने तक रुकता नहीं है, तो मोदी केयर जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में लगती है और फिर जो भी उसके अनुभव ने उसे सिखाया होता है, दिल लगा के मेहनत करता है, अपने विचारों पर खरा उतरता है, सीखता है, पढ़ता है, लोगों से सीखता है और लगातार आगे बढ़ करके आज सिर्फ 33 साल की उम्र में इतनी सारी विदेश यात्राएं, घर, गाड़ियां, हर सुख जिंदगी का, एक खूबसूरत सी बीबी, एक खूबसूरत सा परिवार, एक बड़ी सोच रखने वाला वो छोटा सा बच्चा और इस अमेजिंग दुनिया को बना पाता है। ये है जीत नेटवर्क मार्केटिंग की, ये है जीत मोदी केयर की और ये है जीत हमारे लेजेंडरी लीडर राजेश गुप्ता जी और मनीषा जी की। आई एम सो हैप्पी कि मैं उनको सुन पा रही हूँ। मुझे खुशी है कि आप उनको सुन पा रहे हैं। अब बस जो भी उन्होंने सिखाया है आप उसे फॉलो कर लीजिए और जीत जाइए। पर जैसा कि मैं अपनी हर लेजेंडरी टॉक का एंड प्रोस्पेक्टिंग स्टोरी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ, आइए बताती हूँ राजेश जी, मनीषा जी कहाँ मिलते हैं, कैसे साइन अप होते हैं। दोस्तों, इनको साइन अप किया रोशी रस्तोगी जी ने। फ्रेंड्स, एक कंपनी करी मिलकर के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। किसी बाइनरी कंपनी के में जो अप एंड डाउन होते हैं, जो बाइनरी कंपनियां बंद हो जाती हैं, ये हम ना तो माँ के पेट में से सीख करके आए, ना किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया गया, ना मीडिया ने हमें बताया। जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो मीडिया छापता है, पर मीडिया इस ज्ञान को स्प्रेड करने में हमारी मदद नहीं करता कि बाइनरी कंपनियों में, मनी चेन में, स्कीम में हाथ मत डालो, सावधानी रखो। पर अब अवेयरनेस होने लगी है, अब लोग सही और गलत को समझने लगे हैं। अगर अभी भी कोई अगर ऐसी वैसी कंपनी में या स्कीम में जाता भी है ना, तो सिर्फ थोड़े लालच और थोड़े आलस के कारण जाता है। पर जिन लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ, रोशी रस्तोगी जी ने कंपनी करी, उनको गलती समझ में आई, 5 साल उन्होंने लगाए एक अच्छी कंपनी सर्च करने में, पर कहने लगे मैं अपना नाम नहीं बिगाड़ूंगा। जब तक मुझे हर तरीके से परफेक्ट कंपनी नहीं मिलेगी, मैं अपना नाव दाव पर नहीं लगाऊंगा। इस इरादे के साथ 5 साल के रिसर्च के बाद जब उन्हें मोदी केयर मिला, उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा काम उन्होंने ज्वाइन करने के बाद किया वो ये किया कि पुरानी कंपनी में जिन लोगों के भविष्य के साथ कुछ गलत हुआ था उसको सुधारने वो मोदी केयर जैसी कंपनी लेकर के निकल पड़े। तो उन्होंने अपने पुराने लोगों को संपर्क किया, वहां पे उन्हें राजेश जी मिले। राजेश जी ने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप जब ऑफर करी तो प्यार से बैठ के उनको समझाया कि भैया अब ये सारे शॉर्टकट छोड़ो, अब लॉन्ग टर्म के लिए 45 साल की उम्र के हो गए हैं, अब लाइफ में सेट होने का टाइम आ गया है। तब किसी लालच में वो नहीं आए और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दिल लगा करके मेहनत करी। तो दोस्तों, रोशी रस्तोगी जी ने हर बेसिक काम सही किया तो उन्हें राजेश जी मिले। वो लालच में नहीं आए तो उन्हें राजेश जी मिले। उन्होंने अपने सब लोगों की जिंदगी बदलने का अपने आप से वादा किया और एक्शन किया तो राजेश जी मिले। आपको भी मिलेंगे। हिंदुस्तान में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता को कभी न कभी किसी बाइनरी में या किसी मनी चेन में या किसी स्कीम में टेस्ट करा है, पर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया से अच्छे प्रोफाइल, अच्छे प्लान की कंपनी ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी मोदी केयर के साथ दिल लगा के निकल पड़ेंगे तो राजेश गुप्ता जी जैसे लीडर, मनीषा जी जैसे लीडर आपकी भी झोली में आने वाले। आप उस सफलता के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, सफलता आपकी होकर के रहेगी। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल के सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।